सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है तिवारी एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान में इतिहास के अध्याय 3 के अभ्यास पर। इतिहास का अध्याय 3 जिसका शीर्षक है नात्सीवाद और हिटलर का उदय। हम सभी जानते हैं कि हमने इस अध्याय पर एक विस्तृत वीडियो देख लिया है। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर और आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरा आपसे निवेदन है कि एक बार चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और इस वीडियो को ज़रूर देखें जो इस अध्याय पर बना हुआ है। फिलहाल हम बात करते हैं हमारे आज के वीडियो की। तो इसमें हम प्रश्न और उत्तर पर चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो का उद्देश्य यही है कि आप एक बार इस वीडियो को देख लें तो इन प्रश्न और उत्तर को गहराई से समझ लें और इसके बाद मात्र एक बार का रिवीजन, इसके बाद ये प्रश्न उत्तर आपको सदैव के लिए कंठस्थ हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को और हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। क्या है प्रश्न क्रमांक 1? वाइमर गणराज्य के सामने क्या समस्याएं थी? चलिए उत्तर को समझते हैं क्योंकि प्रश्न तो बहुत ही सरल है। हमें वाइमर गणराज्य के सामने जो समस्याएं थी उसका जिक्र यहाँ पर करना है। दोस्तों, समय था जब प्रथम विश्व युद्ध अपने अंत की ओर था, है ना। प्रथम विश्व युद्ध के अंत में साम्राज्यवादी जर्मनी की हार हुई और उसके बाद राजा केजर विलियम, ठीक है, वो बने और अपनी जान बचाने के लिए हॉलैंड भाग गया। वो कौन? राजा केजर विलियम। दोस्तों, इस अवसर का लाभ उठाते हुए जो संसदीय दल थे उन्होंने वाइमर में मुलाकात करी आपस में और नवंबर 1918 को एक गणतंत्र की स्थापना की जिसे वाइमर गणराज्य के नाम से जाना जाता है। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था वाइमर गणराज्य के बारे में, ताकि हम उसके सामने आने वाली समस्याओं का विवरण जो है वो दे सके। ये गणतंत्र दोस्तों मुख्य रूप से जर्मनों द्वारा अच्छी तरह से स्वीकार नहीं किया गया था। अब क्यों? क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में जर्मन की हार हुई थी। इसके बाद गणतंत्र को मित्र देशों के द्वारा स्वीकार करने के लिए मजबूर किया गया था। दोस्तों, इस गणतंत्र को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा, इस गणराज्य को, वाइमर गणराज्य को, जिनमें से कुछ का जिक्र हमने यहाँ पर किया हुआ है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहले बिंदु की। समय जून 1919। इसमें दोस्तों वर्साय में गणतंत्र को एक शांति संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया था, है ना। और इस शांति संधि के नियम और शर्तें बहुत ही कठोर भी थी और इसके साथ ही साथ अपमानजनक भी थी। इस संधि के अनुसार दोस्तों क्या था कि जर्मनी ने अपने विदेशी उपनिवेश खो दिए। 13% क्षेत्र, 75% लोहा और 26% कोयला भंडार। साथ ही दोस्तों मित्र देशों की शक्तियों ने अपनी शक्तियों को कमजोर करने के लिए जर्मनी को ध्वस्त कर दिया। इसलिए इस गणतंत्र को शुरू करने से ही अपने ही लोगों के बीच अलोकप्रिय बनाया गया। यह तो पहला बिंदु था। दूसरा बिंदु समझते हैं। दोस्तों, मित्र देशों को 6 बिलियन पाउंड का भारी युद्ध मुआवजा देने के लिए जर्मनी को सहमत होना पड़ा था, है ना। दोस्तों, अपने सभी संसाधनों के साथ गणतंत्र इतनी बड़ी राशि का भुगतान तो हम जानते हैं कभी नहीं कर सकता था, है ना। और इसीलिए कई जर्मनों ने इन परिस्थितियों से सहमत होने के लिए नए वाइमर गणराज्य को जिम्मेदार ठहराया था, है ना। आप समझ पा रहे हैं किस तरह से रूपरेखा तैयार हो रही थी। तीसरा, इसकी कमजोर स्थिति थी दोस्तों और इसी के कारण जिन्होंने गणतंत्र का समर्थन किया था, जैसे कि समाजवादी थे, कैथोलिक थे, डेमोक्रेट्स थे, कंजर्वेटिव नेशनलिस्ट थे, है ना, नेशनल सर्कल, इसमें हमले के आसान लक्ष्य बन गए थे। इसके बाद अगले बिंदु में हमें बताया है कि मित्र देशों की शक्तियों के विरोध के कारण जर्मन 1925 तक राष्ट्र संघ के सदस्य नहीं बन सका और इस तरह की चीज ने जर्मनी में और विशेष रूप से वाइमर गणराज्य के लिए सबसे अधिक आक्रोश पैदा किया, है ना। अगले बिंदु में हमें यह बताया है कि जर्मनी ने बड़े पैमानों पर ऋण लिए, लोन लिए, कर्ज लिए और उस पर युद्ध लड़ा था।
और उसे सोने में युद्ध का भुगतान करना पड़ा था। दोस्तों, जर्ज सोनी के भंडार, दुर्लभ संसाधनों और अपंग आर्थिक स्थितियों के कारण गणतंत्र युद्ध के मुआवजे का भुगतान करने में सक्षम नहीं था और इस स्थिति के तहत नए गणतंत्र को पड़ोसी देश के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने कोयला भंडार का दावा करने के लिए अपने प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र रूहर पर कब्जा कर लिया। और अंतिम बिंदु में हमें यह बताया है कि जर्मनी में चारों ओर तबाही, भुखमरी, बेरोजगारी, युवाओं में कुल निराशा और हर जगह अपमान था। देश अति महंगाई की स्थिति से गुजर रहा था और जो गणतंत्र है वो लोगों की आर्थिक समस्याओं को हल करने में विफल रहा था। दोस्तों, अंतिम लेकिन कम नहीं, जर्मन अर्थव्यवस्था 1929 से 1933 के विश्वव्यापी आर्थिक संकट से सबसे ज्यादा प्रभावित थी। दोस्तों, यही कारण थे, इसीलिए वाइमर गणराज्य को अपनी स्थापना के बाद से बहुत अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वास्तव में गणतंत्र देश के भीतर और बाहर बहुत सारी समस्याओं से बचने के लिए बहुत छोटा और असुरक्षित था, लेकिन यह तब विफल हो गया जब हिटलर ने 1933 में अपनी प्रारब्ध को सील कर दिया। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह प्रश्न का उत्तर पूरी तरह से समझ में आया होगा, है ना। ये वाइमर गणराज्य के सामने जो कुछ चुनौतियाँ थी उस पर ये हमने लिखा था कि कौन कौन सी उनके सामने समस्याएं थी। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की। क्या है प्रश्न क्रमांक 2? दोस्तों, इस विषय में हमें चर्चा करना है कि 1930 तक आते आते जर्मनी में नात्सीवाद को लोकप्रियता क्यों मिलने लगी। अब दोस्तों समझिए, जर्मनी में नात्सीवाद की कहानी कुछ विशिष्ट घटनाओं या कारणों तक के सीमित नहीं थी। यह एक विस्तृत और भयावह प्रणाली के काम का परिणाम था जो विभिन्न स्तरों पर संचालित होती थी। हालांकि दोस्तों, जर्मनी में नात्सीवाद के उदय और लोकप्रियता के कुछ मुख्य कारणों का उल्लेख अगर हम करना चाहें तो वो इस प्रकार से कर सकते हैं। समझिएगा, सबसे पहले वर्साय की संधि, है ना। दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध में हार गया कौन? जर्मनी, है ना। तो इसको जर्मनी को वर्साय में शांति संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर होना पड़ गया था और ये संधि जर्मनों के लिए इतनी कठोर और अपमानजनक थी जिसे वे दिल से स्वीकार नहीं कर पाए और अंततः जर्मनी में हिटलर के नात्सीवाद का उदय हुआ। दोस्तों, इस संधि की विभिन्न शर्तों के कारण जर्मनी को अपने क्षेत्रों, उपनिवेशों और प्राकृतिक संसाधनों, सैन्य शक्ति का बहुत त्याग करना पड़ा और भारी युद्ध का मुआवजा भी देना पड़ा। दोस्तों, इसने जर्मनी के लोगों में भारी असंतोष की भावना पैदा की, जिन्होंने नाज़ी पार्टी के हिटलर को जर्मनी के खोए हुए गौरव के पुनरुद्धार के प्रतीक के रूप में देखा। इसके बाद अगला है आर्थिक संकट, इसी से संबद्ध है। 1930 के दशक की शुरुआत दोस्तों 1930 तक नात्सीवाद की ज़्यादा लोकप्रियता नहीं थी, है ना, ज़्यादा वो पॉपुलर नहीं था और 1929 से 1933 के विश्वव्यापी आर्थिक संकट में जर्मन अर्थव्यवस्था जो है आप देख सकते हैं, जर्मन अर्थव्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हुई थी। देश अति मुद्रास्फीति की स्थिति से गुजर रहा था। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मुद्रास्फीति से तात्पर्य मुद्रा के मूल्य को कम हो जाने से होता है। पहले जो सामान 10 रुपये में आता था, उदाहरण के लिए मान लीजिए कि वो 50 रुपयों में आता है, यानी अब 10 रुपये की अहमियत जो थी वो 50 रुपये की अहमियत के बराबर हो गई थी, है ना। यह एक मुद्रास्फीति है, मोटा माटी आप समझ लीजिए। दोस्तों, यह महामंदी के इस दौर में था जब नात्सीवाद एक जन आंदोलन बन गया था। इसके बाद है राजनीतिक उथल पुथल। दोस्तों, जर्मनी में कई राजनीतिक दल थे, जैसे कि राष्ट्रवादी, रॉयलिस्ट, कम्युनिस्ट, सोशल डेमोक्रेट्स आदि, है ना। हालांकि उनमें से कोई भी लोकतांत्रिक सरकार में बहुमत का आनंद नहीं ले रहा था। पार्टी की कलह अपने चरम पर थी। इसने देश के भीतर कई अन्य संकटों के साथ साथ गणतंत्र सरकार को लगातार कमजोर किया और अंततः नात्सियों को सत्ता पर कब्जा करने का मौका दिया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं
अगले बिंदु की, जो है जर्मनी का लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं था। दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध के अंत में जर्मनी की हार के बाद जर्मन लोगों के लिए लोकतंत्र पूरी तरह से नया था। उन्हें संसदीय संस्थाओं पर कोई भरोसा नहीं था। लोकतंत्र वास्तव में एक युवा और नाजुक विचार था जो उस समय जर्मनी में व्याप्त विभिन्न समस्याओं से बच नहीं सकता था। लोगों ने स्वतंत्रता और स्वतंत्रता के लिए प्रतिष्ठा और महिमा को प्राथमिकता दी। उन्होंने हिटलर का पूरे दिल से समर्थन किया क्योंकि उसे अपने सपनों को पूरा करने की उससे क्षमता मिली। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगले बिंदु की बात करते हैं, जो है वाइमर गणराज्य की विफलता। दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध और वर्साय संधि में हार के बाद युवाओं में तबाही, भुखमरी, बेरोजगारी, कुल निराशा और जर्मनी में हर जगह पूर्ण भ्रम था। वाइमर गणराज्य देश के आर्थिक संकटों को हल करने में विफल रहा। इसने नाज़ियों को अपने पक्ष में एक अभियान शुरू करने का एक सुनहरा अवसर प्रदान किया। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हिटलर का व्यक्तित्व। हिटलर एक शक्तिशाली वक्ता, दोस्तों, एक सक्षम आयोजक और साधन संपन्न व्यक्ति और कार्यों का व्यक्ति था। वह अपने भावुक शब्दों से जनता को अपने पक्ष में लामबंद कर सकता था। उसने एक मजबूत राष्ट्र बनाने, वर्साय संधि के अन्याय और जर्मन लोगों की गरिमा को बहाल करने का वादा किया। वास्तव में उसके व्यक्तित्व और कार्यों ने जर्मनी में नाज़ीवाद की लोकप्रियता में अधिकतम योगदान दिया। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न का उत्तर भली भांति समझ में आया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की। प्रश्न क्रमांक 3 है, नाज़ी सोच के खास पहलू कौन से थे? दोस्तों समझिए, प्रथम विश्व युद्ध में हार के बाद जर्मनी को मित्र राष्ट्रों के साथ कठोर और अपमानजनक संधि पर हस्ताक्षर करना पड़ा। इस संधि ने कई बार जर्मनी को पहले ही पराजित करने वाली समस्याओं को कई गुना कर दिया और देश में एक राजनीतिक अनिश्चितता को भी जो है कई गुना बढ़ा दिया। नतीजा ये निकला कि हिटलर की ताकत बढ़ गई। उन्होंने नाज़ी पार्टी की स्थापना करी और सत्ता पर कब्जा करने और जर्मनी में नाज़ी पार्टी की तानाशाही स्थापित करने में वे सफल रहे। दोस्तों, हिटलर के नेतृत्व में नाज़ी पार्टी के तानाशाही शासन को नाज़ीवाद कहा जाता है। नाज़ी विचारधारा हिटलर की विश्व दृष्टि का पर्याय थी। नाज़ी सोच की प्रमुख विशेषताएं कुछ इस प्रकार से हैं। पहला, राष्ट्र सबसे ऊपर है। सभी शक्तियां राष्ट्र में निहित होनी चाहिए। लोग राष्ट्र के लिए मौजूद हैं, न कि लोगों के लिए राष्ट्र। दूसरा, यह सभी प्रकार की संसदीय संस्थाओं को समाप्त करने के पक्ष में था और एक महान नेता के शासन का महिमा मंडन करता था। तीसरा, यह पार्टी के सभी प्रकार के गठन और विरोध को कुचलने के पक्ष में भी था। और चौथा, यह उदारवाद, समाजवाद और साम्यवाद को खत्म करने के पक्ष में भी था। इसके बाद अगला बिंदु हमें यह दिया हुआ है कि ये उन यहूदियों के लिए घृणा का प्रचार करता था, यानी नफरत का, जिन्हें वे सोचते थे वे जर्मनों के आर्थिक दुख के लिए जिम्मेदार थे। अगले बिंदु में यह बताया है कि नाज़ी पार्टी जर्मनी को अन्य सभी राष्ट्रों से बेहतर मानती थी और दुनिया भर में अपना प्रभाव जमाना चाहती थी। इसके बाद यह कृषि और उद्योगों आदि के विकास के लिए निजी और राज्य के प्रयासों को गति देना चाहता था। और फिर यह वर्साय की अपमानजनक संधि की निंदा करना चाहता था। एक और कारण हमें यहाँ बताया है कि इसने युद्ध को समाप्त कर दिया और बल के उपयोग को महिमामंडित किया, है ना। और इसके बाद है कि इसका उद्देश्य जर्मन साम्राज्य को बढ़ाना था और सभी उपनिवेशों को हासिल करना, उससे छीन लेना। और अंत में बताया है कि इसने उन सभी लोगों को समाप्त करके शुद्ध जर्मन या नॉर्डिक आर्यों का एक नस्लीय राज्य बनाने का सपना देखा था जो उनके लिए अवांछनीय थे, है ना, यानी सही नहीं थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की। क्या है प्रश्न क्रमांक 4? प्रश्न क्रमांक 4 है कि नाज़ियों का प्रोपेगेंडा यानी प्रचार यहूदियों के खिलाफ नफरत पैदा करने में इतना असरदार कैसे रहा? समझिए दोस्तों, इसके उत्तर में हमें बताया है कि 1933 उस समय जर्मनी में सत्ता संभालने के तुरंत बाद हिटलर ने यहूदियों के खिलाफ एक दुष्प्रचार शुरू कर दिया था। हमने अध्याय में इसको बहुत विस्तार से पढ़ा था।
इसके लिए नफरत पैदा करने में काफ़ी सफल ये दुष्प्रचार साबित हुआ। यहूदियों के खिलाफ प्रचार की सफलता के जो कारण थे वो कुछ इस प्रकार से थे। हिटलर ने पहले ही जर्मन लोगों के मन में अपने लिए एक जगह बना ली थी, जो उन्हें अपना मसीहा मानने लगे थे। वे हिटलर को सिर्फ अपनी बातों से मानते थे। इस प्रकार हिटलर द्वारा बनाए गए व्यक्तित्व पंथ ने सभी आश्चर्य किए और यहूदियों के खिलाफ नात्सियों के प्रचार जो था वो सफल साबित हो गया। यहूदियों के लिए पारंपरिक ईसाई नफरत करते थे, क्योंकि उन पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने मसीह को मार डाला था। यहूदियों के खिलाफ जर्मनों को पूर्व न्यायिक बनाने के लिए नासियों के द्वारा पूरी तरह से शोषण किया गया था। तीसरा, नात्सियों ने बड़ी सावधानी से भाषा और मीडिया का प्रभावी ढंग से उपयोग किया। नात्सियों के द्वारा नस्लीय सिद्धांत को सामने रखा गया कि यहूदी कम नस्ल के थे और इस तरह से वो अवांछनीय थे। चौथा, नात्सियों ने अपने स्कूल दिनों के दौरान शुरू से ही बच्चों के मन में भी यहूदियों के खिलाफ नफरत फैलाई। जो शिक्षक यहूदी थे उन्हें बर्खास्त कर दिया गया और यहूदियों के बच्चों को स्कूल से बाहर निकाल दिया गया। बच्चों की नई पीढ़ी के लिए इस तरह के तरीके और नए वैचारिक प्रशिक्षण ने यहूदियों के लिए नफरत पैदा करने में नात्सी के प्रचार को काफ़ी प्रभावी बना दिया। और पांचवा है कि यहूदियों के लिए नफरत पैदा करने के लिए प्रचार फिल्में बनाई गई। रूढ़िवादी यहूदियों को रूढ़िबद्ध और चिन्हित किया गया था। उदाहरण के लिए इस तरह की एक फिल्म थी द इटर्नल यहूदी। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की। क्या है प्रश्न क्रमांक 5? नात्सी समाज में औरतों की क्या भूमिका थी? फ्रांसीसी क्रांति के बारे में जानने के लिए हमें अध्याय 1 देखना पड़ता है ना। फ्रांसीसी क्रांति और नात्सी शासन में औरतों की भूमिका के बीच जो फर्क था उसे हमें एक पैराग्राफ में बताना है। चलिए उत्तर देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले प्रश्न का पहला हिस्सा कि नात्सी समाज में औरतों की क्या भूमिका थी, इसको जोड़ेंगे इसके अगले हिस्से के साथ और उत्तर देंगे। दोस्तों, नात्सी जर्मनी में महिलाओं को पुरुष से अलग माना जाता था। नात्सियों ने पुरुषों और महिलाओं के लिए समान अधिकारों में विश्वास नहीं किया, कभी नहीं किया। उन्हें लगा कि समान अधिकार समाज को नष्ट कर देंगे। युवा महिलाओं को कहा गया कि वे अच्छी मां बने, घर की देखभाल करें, शुद्ध खून वाले आर्यन बच्चों की देखभाल करें। निर्धारित आचार संहिता से विचलित होने वाली महिलाओं को कड़ी सजा दी गई। नात्सी जर्मनी में महिलाओं के विपरीत फ्रांस में महिलाओं ने फ्रांसीसी क्रांति के दौरान खुद को मुखर किया था। कई महिला संघ का गठन किया गया। महिलाओं ने पुरुषों के समान अधिकार की मांग करी। सरकार ने महिलाओं के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कानून पेश करे। लड़कियों के लिए शिक्षा अनिवार्य कर दी गई। नात्सी महिलाओं के विपरीत जो अपने घरों तक सीमित थी, फ्रांसीसी महिलाओं को काम करने और व्यवसाय चलाने की स्वतंत्रता दी गई थी। फ्रांसीसी महिलाओं ने भी मतदान का अधिकार जीता, जो उनके नात्सी समकक्षों को अस्वीकार कर दिया गया था, है ना। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये उत्तर समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की। क्या है प्रश्न क्रमांक 6? नात्सियों ने जनता पर पूरा नियंत्रण हासिल करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए? चलिए इसके उत्तर पर बात करते हैं। दोस्तों, 1933 का समय था जब एडोल्फ हिटलर जो है वो जर्मनी का सचिव बना। उसने अपने लोगों पर कुल नियंत्रण पाने के लिए कई सारे कानून पारित किए। 28 फरवरी 1933 को फायर डिक्री पारित किया गया, है ना। अब इसमें समझिए, पहला, डिक्री ने भाषण, प्रेस और असेंबली की स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया। दूसरा, एकाग्रता शिविर लगाए गए और कम्युनिस्टों को वहां भेजा गया। 3 मार्च 1933 को सक्षम अधिनियम पारित किया गया। तीसरा समझिए, अन्य सभी राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। चौथा, नात्सी पार्टी ने अर्थव्यवस्था, मीडिया, सेना और न्यायपालिका पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया था। दोस्तों, लोगों को नियंत्रित करने के लिए विशेष निगरानी और सुरक्षा बल का गठन किया गया था। पुलिस, गैसापो, एसएस और सुरक्षा सेवा को नात्सियों के नियंत्रण के तरीके और समाज को आदेश देने के लिए असाधारण शक्तियां दी गई। पुलिस बलों ने नपुंसकता के साथ शासन करने के लिए शक्तियों का अधिग्रहण किया और जल्द ही नात्सी राज्य ने अपने लोगों पर कुल नियंत्रण स्थापित कर दिया। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको इस वीडियो के तहत बताए गए
6 की 6 प्रश्नों के उत्तर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आपने ये अध्याय भी पढ़ा होगा, इसका वीडियो देखा होगा। उस वीडियो में हमने बहुत ही विस्तार से एक एक घटनाक्रम की चर्चा की थी। मुझे उम्मीद है कि वो कहानी अब तक आपके जहन में होगी और निकल नहीं पाई होगी, क्योंकि वो मंजर ही कुछ ऐसा था, है ना दोस्तों। मैं ऐसी आशा करता हूँ आपसे कि अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो और इन प्रश्नों के उत्तर आपको समझ में आए हो, तो आप ज़रूर इस वीडियो की लिंक को शेयर करिएगा, साझा करिएगा अपने दोस्तों, मित्रों, साथियों, सहपाठियों और परिजनों के साथ में, ताकि वे लोग भी इस वीडियो को देख पाए, समझ पाए इस जानकारी को। और आप सभी के साथ में फिर से जल्द ही मुलाकात होगी अगली जानकारी, अगले वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।